नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे जगदीप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। काफ़ी समय, लगभग 2 दशक तक सहाफ़त में भूमिका निभाने वाले, अब सियासी पारी इन्होंने शुरू किया है। जगदीप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सियासत का मेयार इतना गिर गया है या मुद्दों का अभाव है कि कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जोड़ा जा रहा है? विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं पूरी ईमानदारी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर विगत 1 दशक के दौरान, बीते 10 सालों में सियासत का जो नैतिक मयार है वो गिरा है और निहायत गिर चुका है। ख़ास तौर से जब हम उन तमाम संवैधानिक पदों की बात करते हैं जिनकी कभी एक गरिमा हुआ करती थी, तो इस तरीके की बयानबाजी किसी ऐसे व्यक्ति विशेष द्वारा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तंजीम का हो, एक आम हिंदुस्तानी के जहन में एक सवाल तो खड़ा कर ही देती है कि आखिर अगर आप आरोप या प्रत्यारोप के उस दौर में उलझ भी गए तो कम से कम भाषा तो मर्यादित रहे। और रही बात ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करना, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि जब ये समूचा प्रकरण हुआ जेएनयू में, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वो देश की उन शैक्षणिक संस्थानों में आता है जहाँ से निकलकर ऐसे ऐसे लोग इस देश को मिले जो ब्यूरोक्रेसी से लेकर दुनिया भर में जिन्होंने अपना परचम लहराया। जी 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 जी। तो आज स्थिति ये है कि एक तथाकथित आरोपी पिछले विगत कई सालों से जेल में, जिस पे आरोप तक नहीं सिद्ध हो पाए, तो ऐसे किसी पर ये आरोप मढ़ देना कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो देशद्रोही है या वो देश के हित में नहीं। और माफ़ कीजिएगा, मुझे एक बात बताइए जनाब, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी आरएसएस कम से कम ये तो जवाब दे कि जिस तंजीम ने 52 वर्षों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा लहराने तक की जहमत नहीं उठाई। लेकिन वो तर्क देते हैं कि तब फ्लैग रूल्स हुआ करते थे कि कहाँ पर तिरंगा चढ़ाया जा सकता है सरकारी इदारों पर। विनोद जी, आज मुझे मौका मिला है तो मैं बड़ी खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि एक मंच मिला है तो मैं कम से कम सच तो सामने लाऊं। पहली तो बात ये है कि जब इस देश को आज़ाद, मतलब ये देश आज़ाद होने को था, आज़ादी के बहुत करीब थे हम, तब उस वक्त में आरएसएस ने जो पहला ऑब्जेक्शन किया था, मैं आपको जो तथ्य बताऊंगा वो ऐतिहासिक है, दर्ज है इतिहास में। फिर भले ही भारतीय जनता पार्टी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करे, वो अलग बात है। तो उन्होंने पहला जो उस पर सवाल खड़ा किया वो ये किया जी कि ये जो 3 रंग हैं, ये रंग जो हैं ये माकूल नहीं है, ये शुभ नहीं है। तो इसके जवाब में तब सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल साहब ने जवाब दिया था, आरएसएस के तत्कालीन जो उस वक्त के उनके संघ संचालक थे, उनको दिया था कि भाई साहब, हम त्रिमूर्ति को मानने वाली सभ्यता है, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो एक इदारा शुरू से भगवे रंग को प्राथमिकता दे रहा हो और ऐसे देश में जहाँ हर तंजीम, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग रह रहे हो, तो उनकी मानसिकता कैसी होगी। और दूसरा, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की आप बात करते हो, मैं जनाब आपको बताऊं, जब आप फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पढ़ोगे, आज तो हर आदमी के पास स्मार्टफोन, आप जाकर देखिए, उसमें कतई कहीं ये नहीं लिखा कि आप अपने किसी संस्थान पर झंडा नहीं लगा सकते। सिर्फ ये था कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बना रहे, जो बाद में नवीन जिंदल साहब की एक पिटीशन, आज तो वो चलो भाजपा में चले गए। आपको ये भी पता होगा, पंडित नेहरू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, उनकी टुकड़ी को आमंत्रित किया था विशेष तौर पर परेड में शामिल होने के लिए। देखिए, अगर अब इस विषय, मेरी एक आदत है जिस बारे में मुझे पूरी ईमानदारी से नहीं पता, मैं बात नहीं करता, मुझे इस बारे में उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मुझे बड़े अच्छे से पता है कि पंडित जी, जो इस देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और उनके अगुवाई में इस देश ने एक नए सिरे से, क्योंकि हम आज़ाद हुए थे तब, आकार लिया। तो बड़े सारे झूठ पंडित जी के मतलब जीवन को लेकर, उनकी सियासी पारी को लेकर बोले जाते हैं। मसलन ये तक कह दिया जाता है कि उन्होंने साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे संविधान की प्रस्तावना पर और तत्कालीन राष्ट्रपति साहब के लिए जगह नहीं छोड़ी थी, यद्यपि राष्ट्रपति साहब के सिग्नेचर बीच में होने थे। फिर कभी कहा जाता है जी कि वो तो जी अपने कपड़े धुलवाने जो है पेरिस भेजते थे। कभी कहा जाता है कि जी पंडित जी जो थे वो
किसी भी तरीके से किसी और तंजीम या पार्टी को आगे नहीं आने देना चाहते थे। यद्यपि सच्चाई ये है कि पंडित नेहरू ही वो शख्सियत है जिनके वक्त में भाखड़ा रंगल डैम से आप शुरू हो जाइए, जितने देश के शैक्षणिक संस्थान हैं, फिर चाहे वो मेडिकल से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, सब उनके दौरान बने। और एक और बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, आलम तो ये है पटेल साहब और नेहरू जी के बीच में भी कहीं ना कहीं दरार खड़ी करने की कोशिश की जाती है। मैं पिछले दिनों एक खत पढ़ रहा था जनाब, पटेल साहब का लिखा हुआ। जब महात्मा गांधी जी की हत्या होती है तो उस दिन शाम को वो इतने व्यथित होते हैं कि वो, क्योंकि वो तब देश के गृह मंत्री थे जी। तो उन्होंने खत लिख दिया और खत में लिख दिया कि भाई मैं कहीं ना कहीं बड़ा व्यथित भी हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया, लिहाजा मुझे माफ़ कीजिए। पर इसी दौरान, क्योंकि तब बगल बगल में रहा करते थे और खतों का आदान प्रदान होता था, तो पंडित जी का एक खत उनके पास आ जाता है कि अब तो महात्मा जी भी चले गए, आप ही मेरे बड़े भाई हैं और आपको ही मेरे साथ खड़े होकर इस देश को कहीं ले जाना है। आप यकीन मानिए उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने वो खत फाड़ कर फेंक दिया। और यही मैं आपको बताऊं कि जब हम पटेल साहब की बात करते हैं जनाब, या नेहरू जी के चरित्र चित्रण पर जिस तरीके से ये टीका टिप्पणी करते हैं, हकीकत कहीं और है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र किया, अब जिक्र चल पड़ा है तो जिक्र आएगा ही। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की बात की कि भैया तब तो संविधान लागू नहीं हुआ। देखिए विनोद जी, एक चीज़ बड़ी साफ है, जब आप इतिहास को पढ़ते हैं पूरी ईमानदारी से, इतिहास वो नहीं है जो मैं आपको बताऊं कंगना रनौत जैसी हमारी अभिनेत्री जो है, जो मन में आए वो बोल देना, जैसे उन्होंने बोल दिया अभी पिछले दिनों कि सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। देखिए जब एग्जाइल में कोई गवर्नमेंट होती थे, तब अगर वो प्रधानमंत्री थे तो हमारे राजा साहब, राजा महेंद्र जी राष्ट्रपति थे, लेकिन वो एग्जाइल में बनी गवर्नमेंट थी। आप उसको एक चुनी हुई सरकार के तुलना में खड़ा करें तो वो बात नहीं बनती। वैसे ही मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर की देखिए स्थिति ये थी विनोद जी, राजस्थान, हैदराबाद, जूनागढ़ का तो आपको पता ही है, मैसूर की बात कर लीजिए। आलम ये था कि ये वो तमाम रियासतें थी जो बड़ी रियासतें थी, इनके पास अपनी सेना थी, अपने घोड़े गाजे बाजे थे, सब था। तो ये तमाम रियासतें चाहती थी कि भाई हम कम से कम, पहली तो बात विलय में जाएंगे नहीं, जाएंगे तो हमारी शर्तों पे जाएंगे। तो उस दौरान जो महाराजा हरि सिंह जी का आप देखिए मैंने आपको याद होगा पिछली एक डिबेट में यहाँ भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा, देखिए वो डोगरिस्तान को लेकर आप झूठ बोलते हैं। जनाब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके जो प्रधानमंत्री थे रामचंद्र काक, उनकी लंदन लाइब्रेरी के अंदर जो लिखे हुए खत है, आई डू हैव अ कॉपी ऑफ दैट एंड आई कैन प्रूव इट। उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि महाराजा साहब के कोई एक ज्योतिषी थे, उन्होंने उनको बोला, और कोई बड़ी अच्छी बात थी, महाराजा साहब अपने प्रदेश को और बड़ा करना चाहते थे, उसमें क्या गलत था। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखिए, जब दो बड़े देश बट रहे हो तो हालांकि अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने ये आज़ादी दी तमाम राजाओं को कि आप चाहे भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं, चाहे आप इंडिपेंडेंट रहें, पर इंडिपेंडेंट रहना। आपने शुरुआत में ये कहा कि संवैधानिक संस्थानों की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा को इस वक्त छिन्न भिन्न किया जा रहा है जी। मैं 3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर हम न्यायालय की बात करें तो आपने शाह बानो केस में उस न्यायालय का अपमान किया, या फिर न्यायालय के फैसले को, सुप्रीम फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के, उसको बदला आपने। दूसरा अगर बात करें संविधान की, तो संविधान की आड़ में आपने 1975 में आपने इमरजेंसी लगाई जी। तीसरी बड़ी बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी ये नीति रही है कि आप अपीज करते हैं, यानी माइनॉरिटी को अपीज करते हैं, और शायद यही कारण है कि अब जो आपका मैनिफेस्टो है उसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो के साथ कर रही है। विनोद जी, कई बार ना बड़ी हैरत होती है। आपने 3 सवाल पूछे, मैं सिलसिलेवार ढंग से जवाब दूंगा और बड़ा माकूल उत्तर दूंगा जो असल में वास्तविकता है। सबसे पहली बात, आपने ये कहा कि शाह बानो के मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। निश्चित तौर पर तब कांग्रेस का तत्कालीन सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के अगुवाई में चल रही थी, क्योंकि इस देश की एक बड़ी आबादी मुस्लिम की भी है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, देखिए शरीयत का कानून जो है, अब मुस्लिम धर्म को अगर आप देखें तो वो इसको शुरू से प्राथमिकता देते आए हैं। उस वक्त उस सरकार को ये लगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि शाह बानो का अगर आप मामला देखें, शाह बानो जो है वो एक बड़ी नॉर्मल सी फैमिली से आती थी। उनके पति ने उनको बस काफी बड़ी उम्र तलाक में बोला तो चलो तलाक दिलवा दिया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं
उस फैसले पर सवाल या निशान लगे और उसका नुकसान भी सियासी तौर पर पार्टी को हुआ। लेकिन ये कहना, अब आप इसकी बात करते हैं, देखिए ये एक अलग मामला है क्योंकि वो उनके वैवाहिक जीवन से जुड़ा था। लेकिन इसकी तुलना में अगर आप दूसरा मामला देखें, गुजरात में, मैं नाम भूल रहा हूँ, शाह वालों की बात करते तो उनका नाम है कौन सी बानो है वो, बिल्किस बानो। बिल्किस बानो के मामले में देखिए जनाब, मतलब कोई तुलना है? एक परिवार के आप 7 या 8 या 10 लोगों को मरवा देते हैं, कत्लेआम होता है, बलात्कार होते हैं और उनको इंसाफ मिलना तो दूर, नौबत ये आती है जो उनके आरोपी थे उनको भाजपा फैसिलिटेट करती है। तो ये तो आ गया पहला जवाब। अब दूसरी बात हम करते हैं, अघोषित इमरजेंसी जो आज लागू है, निश्चित तौर पर तत्कालीन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में जिस तरीके से आपातकाल लगा, उसको चाहे हमारी मीडिया फैकल्टी थी, फटनिटी थी, उसने काले पन्ने, मतलब पन्ने छोड़कर अपना विरोध जताया, देश की तमाम विपक्षी संगठनों ने विरोध जताया। लेकिन उस वक्त के सूरत हवाल क्या थे? आपने एक देश के वर्किंग प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इसलिए इतने सालों तक चुनाव से वंचित कर दिया क्योंकि उन्होंने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो थे वो मौके पर उनकी रैली में मौजूद थे, या उन्होंने कहीं कोई सरकारी छोटा मोटा कोई मशीनरी का इस्तेमाल किया था। ये वो दौर था कि एक जज जो छोटा मोटा, बता रहा हूं ना, छोटा मोटा क्यों, आप देखिए ना, हाई कोर्ट का एक जज 6 साल के लिए बाधित कर देता है देश की चुनी हुई प्रधानमंत्री को। और आज आप देखिए क्या आलम है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पीएम साहब जो है हाथ हिलाते हुए 500 मीटर चले जाते हैं। और तो और इलेक्शन कमीशन के मामले में, उसके चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रातों रात पलट दिया जाता है। दिल्ली सरकार पे मैनिफेस्टो पे चर्चा कीजिए। मैं आता हूं, लेकिन मैं इस सवाल का आपको जवाब दे दूं। आज एक अघोषित इमरजेंसी है जनाब। अभी परसों की खबर है कि कुछ लोग पोस्टर लगा रहे थे, मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या इतनी आजादी नहीं है लोकतंत्र में? 6 लोगों को अंदर कर दिया गया, 100 पे मामला दर्ज कर दिया गया। अरे जनाब, जब इस देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम बात करें, कितना बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के किरदार पर, कोई जवाब है? और देखिए कितनी बेशर्मी से, वो आपको भी मिले हैं 1324 करोड़ तो आपको भी मिला। आप मना कर देते हैं, आप दूध से जुड़े हुए हैं, आप कहते हैं हमें ये पैसा नहीं चाहिए। मैं आपको जवाब देता हूं ना जनाब, बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपका। आप मुझे एक बात बताइए, सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात आप ये देखिए, 303 सांसद किसके हैं? मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं। 303 सांसद किसके हैं? बिल्कुल है, तभी वो सत्ता में है। लेकिन जो 150 सांसद इन्होंने निकाले वो अलग बात है। चलिए छोड़िए, मुद्दे पे आइए। देखिए, क्या वो कांग्रेस है, क्या तमाम विपक्षी दल है? किसी को ये नहीं पता कि उसको किसने कितने पैसे दिए। जिस दिन ये घोषणा होती है, वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आती है, तमाम पार्टियां सामने आती हैं और कहती हैं कि हमारा लीजिए, आप डिटेल लीजिए। जब कांग्रेस को ये पता ही नहीं कि उसको कहां से पैसा आया और सरकार को पता है, फिर चाहे सोर्स कोड की बात आप करते हैं, फिर चाहे आप बात इलेक्शन कमीशन की करते हैं, चुनाव की, तो दिक्कत कहाँ है? मैं वो बता रहा हूँ आपको कि एसबीआई ने कोर्ट में जाकर झूठ बोला, सारे देश ने देखा, 4 दिन के बाद सारी डिटेल दे दी। और वो डिटेल क्या है जनाब? 41 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ना तो कभी पहले चंदा दिया था, और अगर दिया तो कब दिया? छापों के बाद दिया। बीफ कंपनियों से आपने करोड़ों रुपया लिया, फिर आपने ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसा लिया जिनके सैंपल फेल हो गए थे और बाद में वो पास हो जाते हैं। आप इस देश में एक गवानी से, जो कल तक जो है एक तड़ी पार आदमी था, करोड़ों रुपए का चंदा, आप कई 100 करोड़ का चंदा लेते हैं। और देखिए कांग्रेस के टाइम में, आप बड़ी हैरानी वाली बात है विनोद जी, कांग्रेस के टाइम में आपने कहा पहले किसी को नहीं पता था, अभी जब सीबीआई एसबीआई कोर्ट में पहुंची तभी पता चला जी। तो बीजेपी को कैसे पता चलना था कि कौन कौन चंदा उनको दे? ये तो मजाक हो गया ना जनाब। जब फिर आपको नहीं पता था? नहीं, आपको कौन कौन कैसे पता होगा? आप मुझे बताइए। बीजेपी को जब एसबीआई देखिए, जब आप देखिए ना एसबीआई की नीति, मैं बताता हूँ ना, वो तो वो कोड भी देने को राजी नहीं थी, यहाँ से टैली होता, वो टैली बाद में किया गया। निश्चित तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है दिवंगत अरुण जेटली साहब के दिमाग की उपज थी। और एक बात उसमें बड़ी साफ थी कि जब सरकार जनाब सरेआम ये बोल रही थी कि भाई जनता को कोई अख्तियार नहीं है जानने का कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिला, तो ये एक बड़ा सवाल है, ये जो आपके सवाल की एवज में। लेकिन एक बड़ी बात जो आपने कही, मैं उस पर आना चाहूंगा। देखिए, ये आपने कहा मुस्लिम लीग का एग्जाम्पल दिया। अरे जनाब, मुझे बताइए, ये वो पार्टी है जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में सरकार बनाई 1942, और जब इस देश के विभाजन को लेकर पहला प्रस्ताव पेश हुआ सिंध की असेंबली के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने विरोध तो छोड़िए, उठकर बाहर जाना भी गवारा नहीं किया। आज ये लोग मुस्लिम लीग की बात करते हैं जी। 1980 में बनी है भारतीय जनता पार्टी। तो जनाब मेरी एक बात बताइए, जैसी जड़ें होंगी
तो फल तो वैसा लगेगा। हिंदू महासभा से जिस तंजीम की शुरुआत हुई, बाद में जब महात्मा गांधी जी की हत्या में सावरकर साहब से लेकर नाथूराम गोडसे तक उन तमाम लोगों के नाम शामिल हुए, और बाद में जब कोर्ट में वो फैसला मोरारजी देसाई साहब के एक बयान से पहले पलटा, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो बताती हैं, आखिर आप इससे डिनाई तो नहीं कर सकते ना जरा, आरएसएस जो है उसके वैचारिक पुरखे कौन है? हिंदू महासभा है। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के पास कोई मुद्दा नहीं था और बैकफुट पे चली गई हिंदू महासभा, तो वो जम्मू कश्मीर आ जाते हैं एक विधान, एक संविधान और एक निशान की बात करने। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आप उनके बलिदान पर भी सवाल उठाते हैं, उनके काज पर भी सवाल उठाते हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान आपका इस तरह से कभी नहीं कहता है कि 370 जो हटा है वो गलत है। मैं बिल्कुल, वो बीच बीच में अगर बात करते हैं, स्टेटहुड की डिमांड करते हैं और साथ में कहते हैं कि जॉब और लैंड प्रोटेक्ट होनी चाहिए। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान ठीक था। विनोद जी, ये अलग बात है कि उनसे बड़ा माकूल सवाल आपका, मैं जवाब देता हूं। देखिए, आप मेरी मंशा नहीं समझ रहे। मैं यहाँ पर 2 संविधान, 2 विधान या 2 निशान की बात नहीं कर रहा। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैं पर सवाल उठा रहे थे, मैं आ रहा हूं ना, मैं और जवाब उनका असल मकसद क्या था? मैं बता रहा हूं जनाब, असल मकसद बता रहा हूं। 4 अलग अलग किताबें मैंने आपको मैं कोट कर सकता हूं, जिनमें श्यामा प्रसाद साहब की जीवन और खास तौर पे उनके अंतिम दिनों का विस्तृत वर्णन है। उसमें हमारे बलराज मधोक साहब की भी किताब है। देखिए, पहली चीज यहाँ ये समझिए, सवाल यहाँ पे 2 निशान विधानों का नहीं है, क्योंकि जब मुल्क आज़ाद हुआ, मेरी बात बीच में रह गई जो मैं पहले बोल रहा था, तब जब महाराजा साहब के वक्त में विलय में देरी हुई या जिन जगहों पर विलय हुआ भी, तो कुछ चीज़ों को सरकार को मानना पड़ा। और हमारे पटेल साहब का तो एक मानना था, जनाब सलाम है उनके उस, मैं कहूँगा, डेडिकेशन को या उनके उस उपक्रम को, 535 या 32 या 33 रियासतों को एकजुट कर दिया। अब वहाँ पर देखिए स्थिति क्या थी, जितने रजवाड़े थे वो चाहते थे फौज हमारे पास रहे, वो चाहते थे कि हमें प्रिवी पर्स मिले, जिसे बाद में किसने तोड़ा? कांग्रेस ने तोड़ा। फिर चाहे वो वजीर आजम शब्द की बात थी, फिर चाहे वो इलेक्शन कमीशन के राइट्स की बात थी, तमाम चीजें वो हमने की ना। अब ये हम पर सवाल लगाते हैं कि मुस्लिम लीग का मतलब एक तरह का हमें तंज कस रहे हैं, और वो लोग कस रहे हैं जिन्होंने कभी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, और जो लोग तब वहां कम से कम बाइकआउट करने में भी तैयार नहीं हुए जब देश के विभाजन की बात आती है। ये लोग बात करते हैं। और दूसरी बात जो अब आपने श्यामा प्रसाद साहब के बारे में पूछी, देखिए, इतिहास को नहीं आप बदल सकते। मैंने पहले कहा, हिंदू महासभा जब बैकफुट पे आई, अब देखिए ना, गांधी जी की हत्या के बाद स्थिति क्या बनी। एक अभिनेत्री है जिसका बयान है, मौके के ऊपर जो टोटल स्टेटमेंट्स लगी हैं, जिसको बाद में कोर्ट ने सिर्फ इसलिए नकार दिया क्योंकि उनकी सपोर्टिंग एविडेंस इनके पास नहीं थे। तो बाद में क्या होता है, श्यामा प्रसाद साहब अपने आप को हिंदू महासभा से अलग करते हैं और चले आते हैं कश्मीर। अब उनकी आप वो उस दौर का जो उनका जीवन देखिए, पाँव में दर्द था, हार्ट का उनका इशू शुरू से था, कार्डियक प्रॉब्लम थी। 3 डॉक्टर्स में उनका आपको नाम लेकर बता सकता हूं, डॉक्टर जुत्सी से लेकर 3 डॉक्टर्स जो है, फिर जो इंजेक्शन लगा उसमें सवाल है। हिंदू महासभा की आप बात करते हैं, तो आपको हिंदुओं से इतनी नफरत, सनातन से इतनी नफरत क्यों है? ये सवाल भी बीजेपी ने उठाया है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। इनके बड़े बड़े नेता वक्तन वक्तन इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि सनातन मजबूत हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार कंसेक्टिवली 3री मरतबा जीतती है। विनोद जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के अंदर आज परिस्थितियां लोकतांत्रिक ढंग से अगर देखें तो इतनी खराब हो चुकी हैं कि राजनीति को धर्म का मुलम्मा पहनाकर कुछ इस तरीके से लोगों को परोसा जा रहा है। पहले तो मुझे आप एक शब्द का जवाब दीजिए, सनातन की आपने बात की, सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? जी, जिसका जो अकाल है, जो कभी ऐसा नहीं आप कह सकते कभी नहीं था, ये जुगों जुगों से है। मैं आपको यहां पर उपनिषद का एक श्लोक पढ़कर इस बात को स्पष्ट करूं, इनका संस्कृत का ज्ञान मुझे नहीं पता कैसा, लेकिन अगर सनातन की बात करते हैं तो पढ़े एक बार उपनिषदों को जाकर, पढ़े हिंदू तमाम धर्म ग्रंथों को जाकर। कली शैनो भवित उतेष्ठं त्रेता संजिहास्त्र द्वापरा चरेबित चरेबित। मसला यह तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला, माया दक्षेण प्रकृते सुईते सचराचरम। भैया, परिवर्तन संसार का नियम है। आप कुर्सी पर क्या बैठे, आपने कहना शुरू कर दिया हम अगले 50 साल तक नहीं उतरेंगे। सनातन का सवाल कहां आता है जनाब? पहले ये बताइए। वो धर्म, वो संस्कृति एक ऐसा जिसका मैं कहता हूं, आप सीधी एक बात समझिए, पूरी दुनिया एक तरफ रख दीजिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है, सुई से लेकर जहाज तक, कुछ एक 4-6 वैज्ञानिकों के नाम छोड़ दीजिए, बाकी तमाम इजादें पश्चिम ने की। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है,
भारत का सानी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आज भी इसकी फिजा में महात्मा बुद्ध से लेकर कांग्रेस को क्यों, मैं आ रहा हूं ना, महात्मा कांग्रेस को दिक्कत किस नहीं बात? है ना जनाब, सनातन से तो आप मंदिर में नहीं जाते, राम मंदिर, मैं आता हूं ना, मैं आता हूं। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आप नहीं जाते, आपको निमंत्रण दिया जाता है, और जो जाता है उसको पनिश किया जाता है। यही तो विडंबना है जनाब, मैं उसी पे आ रहा हूं। पहली तो बात ये जहां मैं क्लियर कर दूं, महात्मा बुद्ध से लेकर महावीर तक और गुरु नानक देव जी से लेकर गोरखनाथ तक, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, तमाम 33 करोड़ देवी देवता, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमने हर किसी में भगवान को देखा। फिर चाहे वो पत्थर था, पशु था, जीवित या जो संजीव नहीं भी था, हमारी संस्कृति इतनी व्यापक है कि उसे तो किसी भूमिका की जरूरत नहीं। अब आपने बात की राम मंदिर की, आप मुझे एक बात बताइए, इतना तो आप भी मानते हैं कि कोई भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह तब तक संपन्न नहीं माना जाता जब तक कि वो पूरी तरह से निर्मित ना हो। अब जो मंदिर के ऊपर गुंबद है, अगर उस पर कोई काम होना है, नीचे आपने भगवान जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया, अब जो वहां कारीगर ऊपर जाएंगे तो क्या अपने पैर सर पे रख के जाएंगे? इस देश के 4, आपने ये बिल्कुल भी तर्क नहीं दिया, मैं दे रहा हूं ना, सोनिया गांधी ने मैं दे दिया, रहा हूं ना जनाब, अधीर रंजन चौधरी ने नहीं दिया उन्होंने, मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया कि वो ऊपर कैसे जाएंगे। मैं जनाब, मैं दे रहा हूं ना जनाब आपको, इस पार्टी का प्रवक्ता हूं, आप सुनिए तो सही। देखिए पहली बात, चारों आपके जो शंकराचार्य थे, हमने तो नहीं मना किया, चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया। क्यों किया? धार्मिक तौर पर। देखिए आप एक बात बताइए, हमारे मोदी जी को सलाम है, यहाँ नासा की बात होती है, हमारी इसरो की बात आती है, क्रेडिट मोदी जी को चाहिए। यहाँ मेरे विजयपुर में एक रेलवे फाटक का उद्घाटन होना है, वो भी मोदी जी कर रहे हैं। मतलब ये हर काम में पीएम और कोई मंत्री नजर नहीं आता। अब मुझे बताइए, जब देश के शंकराचार्यों की बात आती, धार्मिक मामला था, वहां पर किसको होना चाहिए था? आपने इस देश की राष्ट्रपति तक को वहां नहीं आने दिया। क्यों? वो दलित थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब देश के 4 शंकराचार्य इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है ये पूरी तरह से धार्मिक तौर पर तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि प्रतिष्ठा से पहले निर्माण पूरा ना हो। और कांग्रेस ने क्या कहा जनाब? आपने पूछा, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने कहा यह भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक परियोजना है। और जनाब मुझे बताइए, मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करता हूं, मेरे और मेरे राम के बीच, मेरे या मेरे भगवान श्री कृष्ण के बीच, या जो भी कोई मेरा आराध्य जिसको मैं मानता हूं, किसी तीसरे विचोले का क्या मतलब है जनाब? क्या 80% आवाम को आप नाराज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 80-20 की बात करते हैं कि बीजेपी के ये लोग करते हैं, ये गेम आप खेलते हो क्योंकि आप अपीज करने की कोशिश करते हो मिनॉरिटीज को। मैं उसका भी जवाब देता हूं। देखिए पहले तो एक बात आप समझ लीजिए, बड़ी साफ जो मैं कहना चाहता हूं विनोद जी, बात ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की हम बात कर रहे हैं ना, मैं 80% की बात मैं बताता हूं, अब मैं 80% की बात कर आ रहा हूं उस पे, हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मेरे हाथ जुड़ गए ना जी, जिनका सारा जीवन एक प्रेरणा है पूरी दुनिया के लिए। आज भी रामलीला या रासलीला होती है ना जनाब, तो लोग बड़ा संजीदगी से उनको देखते हैं। कांग्रेस को क्या हो जाता है? क्या बात कर रहे हैं जनाब? कांग्रेस ने कभी मना नहीं किया, हमारे नेता गए बाद में। पर दिक्कत कहाँ है जनाब? आज दिक्कत है रातों रात अध्यादेश पलटने से, आज दिक्कत है आपके दिए हुए विज्ञापन ना छपने से, आज दिक्कत है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वसूली करने से। आपके विज्ञापन छप रहे हैं, आपकी एड्स टीवी में भी चल रही है। जनाब आप जानते हैं इस देश के तमाम बड़े अखबारों ने हमारे विज्ञापन को, पैसे देकर दिए गए विज्ञापन को छापने से इनकार कर दिया। ये तो सच है, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं अपीजमेंट की, 2 बार आपने सवाल पूछा। आप मुझे एक बात बताइए, वाजपेयी साहब कश्मीर आते हैं मुफ्ती साहब के जमाने में, वाजपेयी साहब के ही ये शब्द थे ना। आज मैं आपको बताता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी का है। वाजपेयी साहब ने बोला कि आप सबको बदल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं। उन्होंने डायलॉग की बात की और उस दौर को आप देखिए जरा एक बार वाजपेयी साहब के। मैं आपको वाजपेयी साहब का एक और कोट करता हूं, आपको याद होगा। वाजपेयी साहब के 2 कोट करूंगा इनफैक्ट। पहला, उन्होंने एक बार बोला, अगर कहीं से भ्रष्टाचार का कोई पैसा आता है तो मैं उसे चिमटे से भी उठाना पसंद नहीं करूंगा। आज करप्शन के नाम पर देखिए क्या हुआ। फिर वो आयुष्मान है, भारतमाला है, अयोध्या विकास परिषद है, दुनिया भर के गड़बड़ जाले। आपका सबसे बड़ा, दुनिया का नहीं जनाब, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला आपके सामने है, इलेक्टोरल बॉन्ड का। दूसरी एक और बात मैं वाजपेयी साहब की आपको आज बताता हूं विनोद जी, बड़ी बाकमाल किस्सा है, आप जरा सुनिएगा। आपने वाजपेयी जी के आवास पर भी रेड मरवाई थी सीबीआई से। मैं जवाब देता हूँ, आपको बिल्कुल देता हूँ। देखिए एक चीज तो आप पहले मैं वो किस्सा बयान कर लूँ, फिर मैं उस पर आता हूँ। देखिए वाजपेयी साहब एक बार खुद कहते हैं कि मैं जब संसद के गलियारे से जाता था तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जी की फोटो लगा होती थी, और वो एक वक्त उनको मिला नेहरू जी से भी संसद के अंदर खड़े होकर बात करने का, तो उन्होंने देखा वो फोटो हट गई है।
ये वो नेता थे जनाब, उसी वक्त आदेश जारी किया और वो फोटो दोबारा लगी उस गलियारे के अंदर। दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी इज एंड दिस इज व्हाट द लीडरशिप इज। Rest you had asked me about the raid which had been conducted at that very moment on the residence of Mr. Bajpayee. I am not damn sure, but one thing I could assure you, मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ, फिर चाहे वो शेख अब्दुल्ला साहब थे या वाजपेयी साहब की आप बात करें, जहाँ पर नेहरू जी के ज़माने से कहीं लगा कि कोई व्यक्ति विशेष पर लेश मात्र भी कोई आरोप है, कहीं शंका है, कहीं दिक्कत है, तो वहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। उसका तो यही तो इंदिरा जी थी हमारे। अब मुझे बताइए, जब मुक्ति वाहिनी को भेजना था बांग्लादेश, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान का पेट फाड़कर अलग करने की बात थी, पाकिस्तान की जातियों को खत्म करने की बात थी, तो इंदिरा जी ने आर्मी ट्रक पे रातों रात इनवाइट किया और वाजपेयी साहब गए और उनको कमान दी गई। और वाजपेयी साहब का रोल देखिए उसमें क्या बाकमाल था। ये थी लीडरशिप जनाब। जब देश की हित की बात आती थी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती थी, ये तमाम नेता एकजुट हो जाते थे। आज स्थिति क्या है जरा मुझे बताइए आप जी। आज तो आलम ये हो गया, मतलब माँ बहन की गालियों पर नौबत आ गई है जनाब। आप भी कम थोड़ी करते हो। अरे जनाब, मैं माफ़ कीजिएगा, मैंने नहीं देखा हमारी पार्टी के अंदर किसी ऐसे नेता को किसी तरीके के कोई ऐसे शब्दों का वो उच्चारण करते हुए जो नैतिक ना हो, या जहाँ कहीं पर लगे कोई विरोधाभास जो है वो मर्यादा से बाहर है, मुझे नहीं दिखा। अगर है तो आप एग्जाम्पल दीजिए। आपने कातिल कहा, प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहा है, कितने स्लोगन है, कितने पढ़ूं मैं? देखिए विनोद जी, एक चीज मुझे बताइए, आप कांग्रेस की विधवा कहेंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहेंगे, कोई गलत आप जर्सी गाय कहेंगे, सुनिए ना, कोई गलत कहेगा तो आप अपनी सभ्यता को भूल जाइए। हम नहीं भूले, हम सिर्फ एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं जनाब इस देश के, गरिमा है इस पद की। आप तो कहते हैं जी पकौड़े तल लीजिए, रोजगार है। आप तो कहते हैं जी बादल आ गए और रडार हमारा जो है वो काम नहीं करेगा और वो जहाज हमारे उनको पता नहीं लगेगा दुश्मन को। आप तो ये भी कहते हैं कि जो नाली की गैस है उससे चाय बनती है। बड़े लोगों ने ट्राई किया, नहीं चलिए आपने कोशिश कर ली पाकिस्तान में जाकर के? देखिए मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में जाकर के गिड़गिड़ाए, झोली फैलाई, मदद कीजिए, मोदी को हराना है। देखिए मुझे एक बात बताइए जनाब, ये तो बेजा इल्जाम है ना। मुझे बताइए, शाल लेकर नवाज साहब के परिवार को देने के लिए कौन गया था? बिरयानी खाने कौन गया? पावर में थे। नहीं मुझे बताइए ना, देखिए बुलाए गए थे, उन्होंने मुझे बताइए, पावर छीननी थी। आगरा में भी बुलाया, वाजपेयी साहब के जमाने में क्या मिला हमें? कारगिल मिला। अरे आलम ये है कि ये तो ISI को इन्वाइट कर लेते हैं जनाब। एक तो हमला वो करता है, नहीं देखिए ना, फिर मुझे बताइए ना, उस पर तो ये बोलेंगे नहीं। देखिए एक बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे सरकार हमारी हो या इनकी हो, पाकिस्तान की नीयत पर पूरी दुनिया को पता है, वो एक जग विदित बात है। लेकिन ये भी सच है कि वो हमारा पड़ोसी है। नक्शे, आप पाकिस्तान का नक्शा देखिएगा, मैं बोलना नहीं चाहता इस मंच से, उसकी जो शक्ल है ना वो श्वान की भांति है और उसका किरदार भी श्वान जैसा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आज जो हमारा पड़ोसी है, कहते श्वान जो है वफादार बड़ा होता है। नहीं, ये वो श्वान नहीं है ना जनाब, ये वो श्वान है जो मैं कहना चाहूँगा कि जिन्ना साहब के वो जो एक अलग सा, एक बड़ा हटके सा ख्वाब था ना, एक अलग मुस्लिम देश बनाने का, उसकी उपज है। और आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है, उससे कहीं 1000 दर्जे बेहतर कंडीशंस में यहाँ हमारे इस देश में मुस्लिम रह रहे हैं। लेकिन वहाँ आलम क्या है? रोटी के लाले हैं, आटे के लाले, टीवी के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, आपके पास गाड़ियां नहीं, सड़कें नहीं। मुखार बिंद, आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपके मुखार बिंद से हमने कभी ये नहीं सुना क्या 37% आबादी थी मिनॉरिटीज की वहां पे जी। अब ठीक है जी, अब 3.4% रहेगी। कभी आपने चर्चा की मिनॉरिटी के साथ क्यों बुरा हो रहा है? जनाब क्या बात कर रहे हैं? पहले मैं आज आपके इस मंच से बताता हूँ ना जनाब, सुनिए आपको मैं बताता हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक अभी हमारी हिंदू बेटी वहाँ से इलेक्शन के लिए खड़ी हुई है और आलम ये है कि उसको भी दबाने की कोशिश हो रही है। हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचा है, हमारी अल्प जो संख्यक समाज था, चाहे वो सिख थे चाहे वो हिंदू थे, उनके साथ जितनी जातियां हुई हैं जनाब, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। किसी की बेटी को घर से उठा लिया जाता है, जबरन उसको मुस्लिम बना दिया जाता है। हम लोगों के हृदय में पीड़ा है, पर हमने सिर्फ एक सवाल उठाया कि जनाब अगर आप बाकी कम्युनिटीज को बुला रहे हैं, समय का अभाव है, जब आप बाकी कम्युनिटीज को वो सब दे रहे हैं कि भैया आप आइए, आपके वहां स्थिति ठीक नहीं है, आप हमारे यहाँ आइए, तो उसमें फर्क क्यों? सवाल इस पर है, सवाल सनातन पर नहीं है जो आप बार बार कह रहे हैं। सवाल इस पर है कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग बातें हैं। सवाल यह है, आपने 10 साल यहाँ पर इस देश में राज किया, आपने किया क्या?
कहाँ है आपके वो 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ की नौकरियां, कहाँ है 450 का सिलेंडर, कहाँ है आप किसानों की आय जो दुगनी करने जा रहे थे? आपने तो इजराइल में जनाब विज्ञापन देके आपने नौजवानों को भेजा। जगदीप जी बहुत समय शुक्रिया, का अभाव। समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।